नमस्ते स्टूडेंट्स। सो फाइनली आज हम थर्ड पार्ट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का खत्म करने जा रहे हैं और इसके साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का स्टार्टिंग देखा था और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखा था। बराबर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या रीजंस है, एटमॉस्फेयर किससे बने हुए हैं, वो सारी चीजें दी हुई थी। ठीक है। आज थोड़ा पढ़े, उसके बाद यस हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके। सबसे पहली बात तो सनराइज और सनसेट सबको पसंद है। ठीक है। अब आपको पता है कि आज का सनराइज कितने बजे था? तो आज का सनराइज था 6:57 AM का। तो जब सनराइज 6:57 AM का था, हमको सन 2 मिनट पहले दिखना स्टार्ट हो जाता है 6:55 AM। आप बोलो सर मुझे तो नहीं दिखता है, मेरे सामने तो बिल्डिंग है। उसकी बात नहीं चल रही है। आप लोग एक लेवल ग्राउंड पे खड़े रहो जहां पे दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं, पूरा ग्राउंड लेवल है, तब आप देखोगे तो सन एक्चुअल सनराइज उसका 6:57 है, बट आपको 2 मिनट जल्दी दिखेगा। एडवांस सनराइज। और सनसेट के टाइम भी ऐसा होता है। मान लो सनसेट आज है 6:45 PM का, बट आपको 2 मिनट लेट तक सन फिर भी दिखेगा, मतलब सनसेट लेट हो रहा है। अब ये 2 मिनट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, वही हमें यहाँ पे समझना है। और सिर्फ 2 मिनट का ही डिफरेंस क्यों है, तो वो बहुत साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट लोगों ने उन पे रिसर्च करके बताया। द सन इज विजिबल टू अस about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset। अनसेट नहीं, सनसेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद। दिस इज बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर इसमें भी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन? हाँ बेटा, इसमें भी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। when the sun is slightly below the horizon, horizon मतलब वो लेवल जो पैरेलल लेवल आप जो देखते रहते हो ग्राउंड का, वो the sunlight coming from the less dense to more dense air is refracted downwards। अब देखो प्रैक्टिकली देखने जाएं, सन यहां पे है, बराबर है। सन की रेज ऐसे एंटर होती है अर्थ में, बराबर है। बट जैसे ही यहाँ पे एंटर हुई तो आपको पता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वापिस कहाँ पे होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सन रेज जो है वो कैसा पाथ फॉलो कर रही है? कैसा पाथ फॉलो कर रही है? बैंड पाथ। बट हमें कभी भी लाइट बैंड फॉर्मेट में नहीं दिखती, हमें लाइट क्या दिखती है? स्ट्रेट दिखती है। इसलिए सन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अभी भी सन राइज नहीं हुआ है, फिर भी हमें सन ऊपर दिखेगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Now, because of this, the sun appears to be raised above the horizon, and so the sun can be seen about 2 minutes before actual sunrise। About का मतलब समझ रहे हो? 2 मिनट्स मतलब 120 सेकंड, तो ऐसा नहीं है 118, 117, 116 सेकंड आसपास होता है, बट हम अप्रोक्सीमेटली उसे 2 मिनट्स ले लेते हैं। सिमिलरली अब ये तो किसकी बात हो रही है? सनराइज की। समझ तो पा रहे हो ना बेटा कि भाई सन नीचे है, उसकी लाइट आ रही है, वो बैंड होते हुए आ रही है, बट हमें बैंड पार्ट नहीं दिखता। जैसे वो स्टार वाला पोर्शन देखा था ना, स्टार वाला पोर्शन, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, स्टार यहाँ पे, स्टार की लाइट ऐसे बैंड होते हुए आती है, बट हमें स्टार ऐसे स्ट्रेट दिखता है। इसलिए स्टार इज ऑलवेज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। वो हमने कल ही क्वेश्चन देख लिया। सेम टू सेम सनसेट में क्या हो रहा है? सन नीचे चला गया, फिर भी उसकी रेज ऐसे क्या आती है? बैंड फॉर्मेट में। तो बैंड फॉर्मेट में हमें तो ऊपर दिखेगा, मतलब सन नीचे चला गया हॉरिजॉन से, फिर भी ऊपर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सनसेट जो होता है वो लेट होगा। सन सेट हो चुका है फिर भी हमें दिखता है, बट एक्चुअल सनसेट क्या होगा? लेट होगा। Similarly, due to the atmospheric refraction, the sun can be seen for about 2 minutes even after the sun has set below the horizon। जो सेम कंडीशन सनराइज में हो रही है, वो सेम टू सेम कंडीशन सनसेट में भी होती है। क्लियर हुआ बेटा? पक्का?
ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, सो एज इट इज डायग्राम बनाना है। ओके आपको डिटेल में पता चले इसलिए मैं पहले इतना लिख लीजिए, और एक अच्छा सा नेट से मैंने डायग्राम ढूंढा है जिससे आपको इजीली पता चले। ठीक है, सो फर्स्ट पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके लिख लिया। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट? इट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये रहा, देखो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। देखो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन यहाँ पे हॉरिजॉन से नीचे। अब पहली रे ऐसे गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या सन की रेज ऐसे हमें क्या सन दिखेगा ना, हमें तो सन ऊपर ही दिखेगा। हमें सन क्या दिखेगा? ऊपर। और क्यों बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? बिकॉज आपको पता है, हमने कल ही डिस्कशन कर लिया, एज वी गो डाउन, डाउन मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, रेयर टू डेंसर होता जाता है, इसलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमें इसलिए सन हमेशा थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द रीजन फॉर सनसेट एंड सनराइज। ओके, एक और चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर की लास्ट चीज है, दैट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं अगर आपको बता दूं तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो आप घर पे हो और घर से आप, घर पे तो नहीं पर घर से बाहर निकले हो, हफ्ता 10 दिन हो गए, फिर सडनली घर पे आते हो, कोई था ही नहीं घर पे, धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, बहुत वो ग्राउंड पे होती है। आप अपना रूम थोड़ा सा खोलते हो तो आपको क्या दिखेगा? लाइट आती हुई दिखेगी। ओके, बट जैसे ही आपने कचरा साफ करना स्टार्ट कर दिया तो लाइट पूरा आपको उसका रेज दिखती है। मैं फिगर बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल, अभी ठंडी वैसे भी स्टार्ट हो गई है। जो लोग स्कूल बस में या अपने व्हीकल से या छकड़े में जाते होंगे तो उन्हें पता होगा कि भाई बहुत फॉग होती है कभी कभी सुबह, तो बस या व्हीकल या फॉग छकड़े वाले की लाइट स्टार्ट कर देते हो तो यू कैन इजीली सी कि भाई लाइट जा रही है, वरना तो वो लाइट अभी दिखेगी नहीं। रात को जैसे देखो अभी भुज में सब जगह पे रोड्स बन रहे हैं तो बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, तो आप ट्रैवलिंग करते हो तो लाइट आपको लिटरल दिखती है, वो लाइट ट्रैवल हो रही है, मतलब लाइट ऐसे आगे जा रही है। सो व्हाट डज दिस हैपन? दिस इज नॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मान लो ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। यहां से मैंने टॉर्च लाइट जो मेरी है, टॉर्च कैसी होती है, टॉर्च लाइट ऐसे होती है ना, यहाँ से ऐसे टॉर्च लाइट है, मैंने यहाँ पे फेंकी उस पे, तब ये पार्टिकल पे वो रिफ्लेक्ट होके कहीं पे भी जा सकती है, कोई भी डायरेक्शन में, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, बराबर। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो एक एग्जांपल लिया, वैसे सन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सन से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उससे टकराती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, तो वो सब जगह पे स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड मतलब फैल जाता है। और कौन से कलर की लाइट स्कैटर्ड होती है? तो द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर मान लो पार्टिकल छोटा हुआ या बड़ा हुआ या बहुत बड़ा हुआ, छोटे पार्टिकल है वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल रेड कलर की, और अगर बहुत बड़ा पार्टिकल हो तो स्कैटरिंग क्या होगी? व्हाइट कलर की होगी। Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength. तो किसकी wavelength ज़्यादा होती है? Red light की. And if the size of scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. मैं आपको example देता हूँ. Why sky is blue? क्योंकि वहां पे ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है, वो हमारे आंखों में गिरती है तो हमें वो स्काई ब्लू दिखता है। ओके, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्यों आपको पूरा स्काई जो है वो येलोइश या रेडिश दिखता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा कैसे? वो मैं पूरा डिटेल में, आज हमको यही पढ़ना है। और तीसरा आपको बता दूं, नॉर्मली क्लाउड का कलर क्या होता है? व्हाइट। क्यों? बिकॉज क्लाउड के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, उनका साइज काफी बड़ा होता है, तो उससे जो लाइट गिरेगी वो व्हाइट कलर को हमारे आंखों पे फेंकती है, इसलिए वो हमें क्या दिखता है? वो हमें व्हाइट दिखता है। ओके, देख लो, द ब्लू लाइट प्रेजेंट इन द सनलाइट is scattered 10 times more than the red light.
ब्लू लाइट का स्कैटरिंग काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है। ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होती है, हमने कल ही पढ़ लिया था विबग्योर, रेनबो और उसमें। ये दो फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखना तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का पावर 6। जितना डी इज डायमीटर ऑफ पार्टिकल, तो सर इसका मतलब ये हुआ ना, जो बड़ा पार्टिकल होगा उतना स्कैटरिंग ज्यादा होगा। और ये भी है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा पावर 4। व्हाट इज 1 बाय लैम्डा पावर 4? ये वेवलेंथ का इनवर्स, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ स्कैटरिंग कम। तो देखो रेड की ज्यादा वेवलेंथ होती है या वायलेट की या ब्लू की? रेड की। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम होगी। देखो लिखा हुआ है द ब्लू लाइट प्रेजेंट इन सनलाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर। क्यों? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, नहीं याद, ये आपको सिर्फ फॉर योर नॉलेज पर्पस दिया हुआ है। ठीक है, pause the video and note it down. ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थोड़े बहुत एप्लीकेशंस, फिनोमेना। उसका सबसे पहला एप्लीकेशन टिंडल इफेक्ट। जैसे मैंने बताया, देखो ये घर पे ये धूप आ रही है, बराबर, बाकी सब पूरा रूम डार्क है, और अगर धूल मिट्टी है तो आप इसको इजीली, धूप जो आ रही है ना उसको आप देख पाओगे। सिमिलरली फॉग में भी आप लाइट को ट्रैवल होता हुआ देख पाओगे। व्हाई? सो बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट स्कैटर्ड। ये आपने 9th में पढ़ा था, केमिस्ट्री में, पता है ना। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो इजीली मिक्स हो जाता है, उसमें स्कैटर नहीं होगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होगा तो आपको लाइट दिखेगी कि भाई ये लाइट पास हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो उसे क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, और वो स्कैटर होकर हमारे आंखों तक आएगी तो हमें लगेगा कि वो लाइट ट्रैवल कर रही है और लाइट पास हो रही है। The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles of smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. Whereas हम तो एटमॉस्फेयर की बात करेंगे क्योंकि लाइट सन की कहां से आ रही है, एटमॉस्फेयर में से। तो चार चीजों से बना हुआ है। स्मोक मतलब पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब व्हीकल्स का एग्जॉस्ट, चिमनीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकला हुआ एग्जॉस्ट। दूसरा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये तो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। आप बोलो सर ये तो बारिश के वक्त प्रेजेंट नहीं होते हैं। ना बेटा, आपको पता है कभी कभी आप क्या बोल सकते हैं, खड़े हो फिर भी पसीना बहुत हो रहा है, हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब वहां पानी ज्यादा है, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा इन द सेंस कि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स का अमाउंट ज्यादा है। नेक्स्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट। ये तो आप जानते ही हो कि भाई डस्ट तो यहाँ वहां सब जगह उड़ती रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, molecules of air which becomes visible due to scattering of light। और ये सब जो पार्टिकल्स होंगे उसमें लाइट स्कैटर्ड होगी तो उसके कारण हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाती है कि भाई लाइट आगे जा रही है। बेसिकली लाइट हमें नहीं दिखती है, ये उसके बीच में जो पार्टिकल्स है उससे लाइट स्कैटर होकर हमारे आंख में आ रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वो लाइट है, बट बेसिकली इट इज नॉट लाइट। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट दो और जगह पे पाया जाता है, मैं उसका फिगर बताता हूँ, बट पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। ये रहा, ये तो सबने देखा होगा, क्लाउड से सनराइज निकलती है तो वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके बाउंड्री से वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट में छोटी छोटी जगह है तो वहां पे भी टिंडल इफेक्ट दिखता है। क्लियर हुआ? सीधा और एग्जांपल है, सो यू कैन रिमेंबर इफ यू वांट। नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। देखो बेटा एक बात बता दूं मैं, ज्यादातर सनराइज और सनसेट को छोड़ के और रात को छोड़ के कलर ऑफ स्काई में ब्लू ही दिखेगा। क्यों? तो ड्यूरिंग द डे टाइम स्काई अपीयर्स ब्लू। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, काफी छोटे छोटे ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, अब लाइट इस पे गिरेगी, लाइट इस पे गिरेगी तो वो जो लाइट की वेवलेंथ है, वो जो लाइट की वेवलेंथ है इज ग्रेटर देन साइज ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल्स क्या हो गए, वेरी माइन्यूट, वेरी माइन्यूट। तो वेरी माइन्यूट कौन से कलर के पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, सो दे सॉरी स्कैटर करेंगे, सो दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो उनसे जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लॉन्गर वेवलेंथ आगे चली जाएगी। तो स्कैटर कौन हो रही है, स्कैटर हो रही है ब्लू लाइट। तो वो स्कैटर होके सीधा हमारे आंखों पे आएगी, इसलिए हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू।
तो द scattered blue light enters our eye. It should be noted that the sky appears black to the passengers flying at higher altitude because scattering of light is not prominent at such height due to the absence of particle. Whereas अगर बहुत सारे लोग हैं वो फॉरेन ट्रिप्स करते होंगे या करी होगी तो उन्हें आइडिया होगा कि प्लेन बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है तो वहां पे हमें स्काई जो है वो ब्लैक दिखता है। क्यों? द रीजन इज कि वहां पे ऊपर इतना एटमॉस्फेयर कम होता है तो वहां पे ब्लू कलर की लाइट स्कैटर नहीं होती। वेयर एस्ट्रोनॉट को तो वो पूरा ही ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस ही नहीं है तो लाइट कहां से स्कैटर होगी? लाइट को स्कैटर होने के लिए एटमॉस्फेयर तो चाहिएगा, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट को पूरा स्काई ब्लैक दिखता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द रीजन। शायद पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कुछ नया सीखना मिला। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देन लास्ट टॉपिक, कलर ऑफ सन एंड सन एट सनराइज एंड सनसेट। जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट कलर ऑफ स्काई जनरली ऑरेंजिश और येलोइश होता है। ठीक है? सो एट द सनराइज एंड सनसेट द सन एंड द स्काई अपीयर्स रेड। सन एंड द स्काई अपीयर्स रेड। Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air. Horizon मतलब ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो सनराइज है उसको इधर से लेके इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये देख पा रहे हो? मान लो इस डिस्टेंस को मैं x लेता हूँ, वेयर एज ड्यूरिंग मिड टाइम उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है y। अब प्रैक्टिकली सोचो तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट इधर होगा तो भी सेम डिस्टेंस होगा, x is much greater than y, x है वो काफी ज्यादा y से, and covers larger distance in the atmosphere before reaching our eye। मतलब यहाँ से वो हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए, यहाँ से हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए उसे बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर, यहाँ से हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के वक्त उसके बीच में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो सारे हैं वो ब्लू लाइट है वो क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएंगी। तो यू कैन सी दैट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उसके बीच में जितने भी ब्लू कलर की लाइट है वो बिल्कुल स्कैटर हो जाएगी और वो हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। स्कैटर्ड होके हमारे आंख तक तो पहुंच चाहिए, वो बिफोर रीचिंग आवर आईज बिल्कुल स्कैटर हो जाएगी। सो नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। Therefore, ब्लू कलर निकल गया तो बचा क्या? रेडिश और ऑरेंजिश। द लाइट दैट रीचेज आवर आई इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ तो सारी स्कैटर हो गई, लॉन्गर वेवलेंथ की कौन सी लाइट होती है? ऑरेंज और येलोइश। दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड द स्काई। इसलिए हमें सन जो है वो रेडिश दिखता है। हाउएवर एट द नून, बट ड्यूरिंग नून टाइम जो ये बात कर रहा हूं, उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? ये देखो y जितना, काफी छोटा होता है। The light from the sun is overhead would travel relatively shorter distance, उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, so it appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered। इसलिए जनरली वो हमें व्हाइटिश दिखता है। स्काई तो ब्लू ही है ही, बट सन क्या दिखता है हमें? सन हमें व्हाइट दिखता है। और इधर सन क्या दिखता है हमें? इधर सन हमें रेडिश और ऑरेंजिश दिखता है। क्लियर हो गया? ये नोट भी पढ़ने लायक है बेटा। इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, मान लो उसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, देन स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क एंड ब्लैक। क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड ही नहीं होती कोई लाइट। स्कैटर कौन करता है? एटमॉस्फेयर। अगर उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें क्या दिखता? वो डार्क एंड ब्लैक। क्लियर हो गया? पक्का? देखो इस तरह से, ये डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम लास्ट वाला बनाना है, ये नहीं बनाना। अब देखो ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे बराबर है, ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे हमें सन इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और ड्यूरिंग दिस टाइम सन इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यहाँ पे क्या बता रहा है? मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे और मेनली रेड लाइट रीचेज अस, इसलिए वो रेड दिखता है। और ड्यूरिंग नून टाइम शॉर्टर डिस्टेंस है, इसलिए लिटिल बिट ऑफ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे, इसलिए हमें पूरी तरह से सन क्या दिखता है? व्हाइटिश दिखता है। मच लार्ज डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। डन?
पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा? बराबर, आगे बढ़े। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज सारी करेंगे। डन। अब सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, ये गुजरात बोर्ड वालों के लिए, तो हमने पढ़ लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। When the ciliary muscles are relaxed, the eyelids become thin, focal length increases, and the distant objects are clearly visible to us. But to see the nearby objects clearly, the ciliary muscles contract, making the eye lens thicker. दूर का देखने के लिए ciliary muscles क्या होती है? रिलैक्स होती है, आई थिन हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, दूर की चीज दिखती है। नजदीक का देखने के लिए ciliary muscle contract होती है, आई लेंस थिक हो जाती है और नजदीक की चीजें दिखती है। Thus the focal length of the eye lens decreases and thereby that nearby objects can be visible to the eyes. Hence, the human eye lens is able to exert its focal length to view both distant and nearby objects, okay, on the retina, and this ability is called the power of accommodation of the eye. ठीक है, ये पूरा मैंने आगे बता भी दिया, फिर भी बता, ये सेकंड क्वेश्चन भी सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। What is the near point and far point? The near point of the eye is the minimum distance of the object from the eye which can be seen distinctly without strain. कितना नजदीक हम distinctly without strain देख पाते हैं उसे हम near point बोलेंगे। For a normal human eye, this distance is, normal human eye के लिए कितना होता है? 25 centimeter. And what is far point? The far point of the eye is the maximum distance to which the eye can see the objects clearly. कितना दूर हम देख सकते हैं? तो the far point of the normal human eye is infinity. इसलिए तो हम इतने दूर के स्टार्स हम देख पाते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? चलो नेक्स्ट, ये भी सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। तो सबको पता बेटा रेटिना। सिक्स क्वेश्चन भी सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, बीच में जो क्वेश्चंस कट कर रहा हूं, जैसे देखो 1 2 के बाद सीधा 5 6 आ गया, तो समझ लेना कि वो सिलेबस में नहीं है आपके। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मिनिमम कितना होता है? 25 मीटर ना 2.5 सेंटीमीटर। बच्चे 25 ये कट टिक करके 25 है, बट आगे देखो बेटा वो सेंटीमीटर होना चाहिए, सी आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। वाई इज अ नॉर्मल आई, ये भी नहीं है आपको, सीबीएसई वालों के लिए ये दोनों भी नहीं है। वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25? तो a normal eye is unable to clearly see the objects placed closer than 25 centimeter because ciliary muscle of eyes are unable to contract beyond a certain limit. देखो नजदीकी चीज देखनी होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लिमिट आ जाती है ना, उससे ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो मिनिमम टू मिनिमम हम जो लिमिट के थ्रू देख सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है हमारी आई लेंस, वो कितना देख सकते हैं? 25। So if the object is placed at a distance less than 25 centimeter from the eye, then the object appears blurred and produces strain in the eye, और हमें ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा और स्ट्रेन भी दिखेगा। ओके, स्ट्रेन होगी आईज में, ओ भाई बहुत नजदीक का दिख रहा है। Next, what happens to the image of the distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे आईज से, बराबर, ऑब्जेक्ट का, तो उसकी इमेज का क्या होगा? तो सिंस द साइज ऑफ आईज कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, साइज ऑफ द आई तो फिक्स है, तो द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई? हमारी आईज पीछे रेटिना, रेटिना ये देखो, रेटिना यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ऐसा बल्ज्ड पार्ट है, तो ये तो चेंज हो नहीं पाती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इससे तीनों केस से आप देख सकते हो इमेज, इमेज क्या होगा? हमेशा इतना दूर ही बनेगा। क्लियर हो गया? इमेज क्या बनेगा? हमेशा इतना दूर ही बनेगा। क्लियर हो गया? The increase in the object distance is compensated by the change in focal length of the eye lens. तो आप बोलो सर how is that possible? तो फिर वो फोकल, देखो हमने वो लेंस वाले केस पढ़े थे, तो अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाते तो इमेज को भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो रही है, इसलिए तो वो इमेज हमेशा रेटिना पे बने, इसलिए तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है ना, वरना तो फोकल लेंथ चेंज करने का रीजन ही क्या है? हमारी आईज का, दैट इज मैं अभी बता रहा हूँ ना, रेटिना फिक्स है, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको फोकल लेंथ को कम ज्यादा होना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला भी आपको लाइट चैप्टर में पता होगा, क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमको v दैट इज इमेज डिस्टेंस फिक्स रखना है, तो u चेंज होगा तो f को उस हिसाब से चेंज कर लो। The focal length of the eyes changes in such a way that the image is always formed at the retina of the eye. Focal length को इस हिसाब से चेंज करेंगे कि हमेशा इमेज कहाँ पे बनेगी?
रेटिना पे। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? ओके, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो ये हमने देख लिया है। स्टार्स emit their own light and they twinkle due to the atmospheric refraction of light. स्टार्स की खुद की लाइट होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से वो लाइट आती है, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेवल होते हैं, उसके कारण वो ट्विंकल होती है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या होता है उसका? इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ये सीबीएसई गुजरात बोर्ड दोनों के लिए है यहाँ से। So at different levels because of the variation in the air density at different level of the atmosphere. जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है तो धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट होती जाती है, हर एक अलग लेवल पे रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हर एक लेवल पे क्या है? अलग अलग है। So when the starlight reflected by the atmosphere comes more towards us, it appears brighter than when it comes less towards us. Okay? कभी ज्यादा लाइट आती है, कभी कम लाइट आती है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो एयर और उन सब की क्वालिटी जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उस पे। Therefore it appears as if the stars are twinkling at night। और इसलिए कभी ज्यादा लाइट आती है, कभी कम लाइट आती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है। ये हमने लिखा है ऑलरेडी, वो वाली भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, डन। आगे बढ़े, डन। 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये भी हमने पढ़ लिया। So planets do not twinkle because they appear larger in size than the star as they are relatively closer to the earth. Stars के कंपैरिजन में planets बहुत ही नजदीक हैं और इसलिए वो बड़े दिखते हैं। And planets can be considered as a collection of large number of point-sized sources of light। और उसको हम छोटे 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 point size मैंने समझा दिया है बराबर लास्ट वीडियो में। So the different parts of these planets produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average of brighter and dimmer effect is zero। उनका जो नलीफाई हो जाएगा, एवरेज इफेक्ट ऑफ द ट्विंकलिंग जो होता है वो नलीफाई हो जाएगा। आधे ब्राइट करेंगे, आधे डिम करेंगे, सो ऑटोमेटिकली वो नलीफाई हो गया। Hence the twinkling effects of the planets are nullified and they do not twinkle. Okay, सब कुछ हमने पढ़ लिया, वही है बेटा। डन। नेक्स्ट, why do the sun appear reddish early in the morning? So during sunrise, the light rays coming from the sun have to travel a greater distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes। ये हमने आज के वीडियो में ही देखा थोड़ी देर पहले। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, जैसे ये देखो, ये हमारा अर्थ है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे होता है तो यहाँ से सन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। और वेरेस ड्यूरिंग नून इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड आउट एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ आर एबल टू रीच आवर आईज। शॉर्टर वेवलेंथ निकल जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ रहती है। Since blue color has a shorter wavelength and red color has a longer wavelength, so red color has longer wavelength and the lead color is able to reach our eyes after the atmospheric refraction and atmospheric scattering of light। शॉर्टर वेवलेंथ है वो तो स्कैटर हो जाएगी, आंखों तक ही नहीं पहुंच पाएंगी, तो बचेगा क्या? लॉन्गर वेवलेंथ। Therefore the sun appears reddish early in the morning। लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, इसलिए हमें सन किसकी तरह दिखता है? रेडिश दिखता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? ये देखिए एस्ट्रोनॉट है, उसको बाहर का पूरा, हमें भी वो क्यों बाहर का ब्लू की जगह पे ब्लैक दिखेगा? तो उसका सिंपल एक रीजन है, बिकॉज आउटसाइड एटमॉस्फेयर देयर आर नो पार्टिकल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The sky appears dark instead of blue to astronaut because there is no atmosphere in the outer space that can scatter the sunlight। सनलाइट को स्कैटर करेगा तभी तो वो ब्लू दिखेगा ना। अब वहां पे सनलाइट को स्कैटर कौन करता है? एटमॉस्फेयर, और बाहर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। सो एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, नो स्कैटर्ड लाइट रीच आवर आईज एंड सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। उसके कारण हमारे आंखों तक वो स्कैटर्ड लाइट नहीं पहुंचती एंड ड्यू टू विद द आई ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड द स्काई अपीयर्स टू द ब्लैक टू देम। इसलिए वो कोई भी स्कैटर्ड लाइट एस्ट्रोनॉट के आईज तक नहीं पहुंच पाती और एस्ट्रोनॉट को वो किसकी तरह दिखता है? ब्लैक दिखता है। ठीक है, पक्का? सो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। फिर भी किसी को डाउट हो बताना, मैं इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा और इसकी टेस्ट भी हम रख देंगे। उससे पहले मैं शायद कल मैं आपको 2 हमारी टेस्ट बाकी है, चैप्टर 3 की और ट्रिगो की, वो दोनों चेक करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल और प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ओके, टेक केयर बेटा।